वो है बाजार का समाज है, वो व्यापार और वाणिज्य और बाजार का है। हमें हम आ, अभी हमारे एक मित्र थे, वो अच्छी बात कह रहे थे कि बाजार में विज्ञापन की भाषा तो हम हिंदी हमने बना ली, लेकिन हम बाजार की भाषा अभी भी हिंदी को बना नहीं पाए हैं। तो विज्ञापन के साथ साथ हमें बाजार के विस्तार की भाषा भी हमें हिंदी को बनाना होगा, और तभी बाजार से जुड़ेगी, व्यापार से जुड़ेगी, वैश्विक रूप से जब जुड़ेगी और उस रूप में उसका विकास होगा तो वह हमारे रोजगार से जुड़ेगी। रोजगार से जुड़ेगी तो उसका विकास अवश्यंभावी हो जाएगा। तो इस रूप में भी हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। भाषाई विकास जो हम देख रहे हैं, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, सौरसेनी, अनेक प्राकृतें थीं, अनेक अपभ्रंशें थीं, और फिर उससे सौरसेनी से हम हिंदी तर आ गए, हिंदी के पास आ गए। तो जो बात हम पहले कह रहे थे कि हमें अति शुद्धता के कारण जड़ों की ओर नहीं लौटना, यानी संस्कृत की ओर नहीं लौटना। संस्कृत भी आज बोली की तरह है। तो जिस तरह अनेक बोलियां हिंदी को बल देती हैं, उसी तरह संस्कृत भी हिंदी को बल दे रही है। हम संस्कृत नहीं हो सकते क्योंकि संस्कृत से हम निकल आए हैं, और भाषा जड़ से पत्तों और फूल की तरह खिलने और उस तरह के विकास की भाषा है। भाषाओं का विकास उल्टा नहीं होता, जड़ों की ओर नहीं जाती, हम सब जानते हैं। आप हमारे तुलसीदास ने कहा है कि संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर। तो संस्कृत को कहा कि वो एक छोटे से दायरे की भाषा है, इसलिए कूप जल कहा उसको, और भाखा यानी लोक भाषाओं को कहा कि वो बहता हुआ नीर है उसमें। तो यह जो भाषा का जो समावेशी रूप और सर्वग्राही रूप तभी बन पाएगा जब जो कुछ बोला जा रहा है, जो बदलाहट हो रही है समाज में, उसे हमें लगातार समझना होगा, उसे स्वीकार करना होगा। हम शुद्धतावादी होकर नहीं काम चला सकते हैं। और भाषा का विकास समाज करता है, हम जैसे आचार्य नहीं करते हैं। व्याकरण बनाने वाले भाषा का निर्माण नहीं करते हैं। भाषा बनाता है भाषाभाषी समाज, और उस समाज से जब भाषा आती है हमारे पास, तो फिर हमारा काम बनता है कि हम उसमें स्थिरता लाने के लिए व्याकरण का निर्माण करें या कुछ नियम कानून बनाएं। वो एक अलग मुद्दा है। जब उसका प्रयोग लिखित रूप से होना होता है या साहित्य के रूप में उसे संरक्षित करना होता है, तो हम पीछे की ओर न जाएं, हम आगे की ओर हमें जाना है। भाषा सदैव विकसित होती रहती है, पानी की तरह बहती रहती है। तो यह बहता हुआ नीर है, इस बहते हुए नीर को रोकना नहीं है किसी भी तरह से, वो चाहे हमारा शुद्धतावाद हो या जो कुछ भी हो, जो हमारी मानसिकता हो, हमें उसको उसी विकास के रूप में लेने की जरूरत है, उसी विकसित रूप को स्वीकार करने और उसको प्रचलित करने की भी जरूरत है। भाषा के बहुत सारे फ्लेवर आते जा रहे हैं, रोज बदल रही है। आज से 10 साल पहले की हिंदी दूसरी थी, आज दूसरी है। तो इस रूप में यह भाषा का जो प्रवाह है उसे रोकना नहीं है, और उसको अगर उस प्रवाहित रूप को हम स्वीकार करेंगे तो भाषा का एक जो सौंदर्य बोध है, भाषा का जो एस्थेटिक है वो भी बढ़ेगा, भाषा का भाषा की समझ का समुदाय बढ़ेगा, और हमारा कार्यकलाप भी उसमें बढ़ेगा। तो यह चीज देखने की जरूरत है। दूसरी बात है कि जो शास्त्र जो हिंदी में कामकाज और हिंदी में खास तौर से जो अनेक विषय पढ़ाने वाली बात है, वह निश्चित रूप से हमें एक ऐसे शब्दकोशों के निर्माण की जरूरत है, और ऐसे व्यापक कार्य की आवश्यकता है जिसमें हमें अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा की जरूरत न पड़े अपने विचारों बताने के लिए, अपने विचारों। अच्छा, हम सोचते भी कई बार अंग्रेजी में, तो हमें करना यह है कि हम अपनी भाषा में सोचें और अपनी भाषा में ही उसे अभिव्यक्त भी करें। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय हो गया, संस्थान हो गया, या शब्दावली आयोग बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। वहाँ तो अनेक चिकित्सा शास्त्र और अनेक कानून की पढ़ाई करने वाले जो ग्रंथ हैं उनका हिंदी अनुवाद हो चुका है, उनके शब्दकोश भी तैयार हो चुके हैं।
तो इसके भी विस्तार की ज़रूरत है और वह धीरे-धीरे ही संभव है। हम हो सकता है कि अभी शुरुआती दौर में हमें थोड़ी अंग्रेजी की सहायता लेनी पड़े, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सहायता लेकर हम उसी के ऊपर निर्भर हो जाएँ, पंगु हो जाएँ। जो बात आप देखिए कि शुरुआत में जब ये राजभाषा बनी उसी समय हुआ था कि 10 साल के लिए हिंदी, 15 साल के लिए अंग्रेजी के साथ चलने देते हैं और अंत में वो अभी तक चली आ रही है। ऐसी भी स्थिति न बने। तो बहरहाल हमें इस हिंदी को, जो हिंदी आगे 2050 में हम चाहते हैं कि हमारी पहचान बने, हमारी अस्मिता बने और विश्व की सबसे बड़ी भाषा बने, उसके लिए हमें ज़रूरत है ऐसी हिंदी हो वो जो समावेशी हो। हिंदी यानी कोई भी भाषा जो है वो हमारा स्मृति कोश होती है, हमारी संस्कृति का बहुत कुछ एक तरह से सांस्कृतिक वस्तु है हिंदी भाषा। तो उसको इतना समावेशी बनाने की ज़रूरत है और देखिए संस्कृतियों की टकराहट होती है, जब संस्कृतियों का मिलन जब होता है तो उससे बहुत सारी ऊर्जा निकलती है और वह ऊर्जा किसी भाषा को समाप्त नहीं करती, वह उस भाषा को विस्तार देती है। अगर हम कहें इस्लाम संस्कृति और हमारी सनातन संस्कृति का जो टकराहट हुई उससे बहुत बड़ा क्रांति घटित हो गई, तो वो हुई, लेकिन भाषा का विस्तार ही हुआ है। इस रूप में हमें सोचना चाहिए। हमें अधिक समावेशी बनाना है, हमें इसे बाजार में उपयोग की भाषा बनानी है, यानी हमें अपने और सिर्फ हमें कामकाज में ही काम नहीं चलेगा, हमें बाजार, हमें अपने अभिव्यक्ति के लिए, हमें अपनी साहित्यिक अभिव्यक्ति के लिए भी इसे इतनी मजबूत बनाना है कि जो हमारी हमारी जो लिटरेरी कॉम्पिटेंस है, हमारे जो साहित्यिक अभिक्षमताएं हैं हमारे अंदर, उनको व्यक्त करने में पूर्ण सक्षम हो। हमें उस रूप में भी हिंदी का विकास करना है, हमें अपने विचार की भाषा बनानी है, हमें अपने आत्मविश्वास की भाषा बनानी है। अस्मिता तो जुड़ा हुआ है ही और निश्चित रूप से हम उसी हिंदी की परिकल्पना करते हैं, वह हमारे स्वाभिमान की भाषा होगी। और स्वाभिमान की भाषा तभी होगी जब आप अपनी माता यानी मातृभाषा से यानी हिंदी से प्रेम करेंगे, तो वह भी ज़रूरी है कि हमें उस हिंदी से प्रेम करना होगा, उस भाषा से प्रेम करना होगा जिसने हमें पहचान दिलाई, जिसने हमें रोजी रोटी दिलाई, जिसने हमें जो जो हमारे हमसे पहले वो हमारा परिचय देती है, तो उसे हमें प्रेम करने की ज़रूरत है। इस रूप में मुझे लगता है कि तभी किसी का सर्वांगीण विकास भी संभव है, जब वह भाषा के रूप में इस तरह सोचना चाहिए। नई शिक्षा नीति के बारे में हम थोड़ी सी बात यूं करें कि पिछले 34 सालों से कोई शिक्षा नीति आई नहीं और अभी 29 जुलाई को 2020 को नई शिक्षा नीति लागू हुई। पहले जीडीपी का लगभग 4% खर्च, 3.84% खर्च करने का प्रावधान था। अभी माननीय प्रधानमंत्री ने इसे 6% खर्च करने की बात कही है शिक्षा पर। भारत को वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनाना ही इस नई शिक्षा नीति का लक्ष्य है। ध्यान दीजिए, भारत को वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनाना। अब यह ध्येय वाक्य सा है इनका कि भारत को वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनाना। जो वैश्विक शक्ति और ज्ञान की वैश्विक शक्ति, महाशक्ति, तो जो हमारा जो वैदिक, हमारा जो अपना ज्ञान है, चाहे वेदों का हो, उपनिषदों का हो, वो हमारी पूरी चिंतन प्रक्रिया का ज्ञान हो, उससे परिचित कराना और वैश्विक रूप से अपनी भाषा को समृद्ध करना। यह तभी संभव होगा जब हम बुनियादी रूप से अपनी भाषा का इस्तेमाल करें। पिछले व्याख्यान में हमने ये बात कही थी कि वे सारे देश जो विकसित देश हैं, ऐसे 10 देशों की सूची बनाइए और ऐसे 10 देशों की सूची बनाइए जो बहुत कम विकसित या गरीब देश, सबसे गरीब 10 देशों की सूची बनाइए और सबसे अमीर 10 देशों की सूची बनाइए, सबसे विकसित देशों। आप देखेंगे जो सबसे विकसित 10 देश हैं वे शिक्षा के रूप में अपनी भाषा को ही उन्होंने माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया है। वो चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, रूस हो, जापान हो, चीन हो, इन सब ने किया क्या?
इन सब ने अपनी मातृभाषा को, अपनी भाषा को ही विचार, शिक्षा और ज्ञान विज्ञान की भाषा के रूप में स्वीकार किया। तो अपनी भाषा में समझना, अपनी भाषा में करके सीखना, अपनी भाषा में संस्कार पाना और अपनी भाषाओं में अपने संस्कार को अभिव्यक्त करना, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई संज्ञानात्मक विकास के लिए, भावात्मक विकास के लिए और क्रियात्मक विकास के लिए भी जरूरी होगा। तो इस रूप में यह सोचना जरूरी है कि बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए, उसके बोधात्मक भावात्मक विकास के लिए और उसके क्रियात्मक विकास के लिए यह चीज आवश्यक है कि उसे उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, जिसका प्रावधान नई शिक्षा नीति में किया गया है। तो एक सबसे बड़ा बदलाव है। उन्होंने कहा जो बुनियादी शिक्षा है 5वीं तक, उसका जो मीडियम है वह अनिवार्य रूप से मातृभाषाएं होंगी। तो हम कह रहे थे कि जो 10 देश हैं वो अपनी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, और जो सबसे 10 गरीब देश हैं उनको भी आप उठा के देखिए तो वह इसी तरह हम जैसों की तरह अंग्रेजी या इसी तरह कोई औपनिवेशिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हम सब जानते हैं। तो अब हमें तय करना था कि हम कौन सी भाषा का इस्तेमाल करके और कहाँ तक पहुँचे। तो आज जो नई शिक्षा नीति में यह प्रश्न उठाया गया है, यह अनिवार्यता की गई है, या मुझे लगता है कि समग्र भारतीय मेधा को वैश्विक फलक पर ले जाने के लिए और उसके सर्वांगीण विकास के लिए बहुत पुख्ता कदम है, यह मेरा अपना मानना है। इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए हैं। जो 2 मुख्य संशोधन हैं, जो 2 मुख्य बातें हैं, वो है त्रिभाषा फार्मूला और एक आया है 5.3.3+3+4 का कॉन्सेप्ट है। तो वो भी सब जानते हैं, शुरुआती दर्जे हैं, फिर अब हमारा 9, 10, 11, 12 एक साथ सेमेस्टर वाइज होगा 4 साल का। तो वो एक जैसे बच्चा पहले 11th में चुनता था कि उसे विज्ञान करना है या कला करना है या गणित करना है, अब वो पहले ही तय कर लेगा, 9th में ही तय हो जाएगा। तो ये कुछ बातें बहुत अच्छी हैं। त्रिभाषा फार्मूला जो है उसमें यह है कि सबसे पहले उसे माध्यम के रूप में अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है। और दूसरी चीज है जो हिंदी है मातृभाषा के रूप में हिंदी भाषियों के लिए, और जो मातृभाषी अपने प्रांतों की भाषाएं हैं वो दूसरी त्रिभाषा में जो दूसरा फॉर्मूला है वो है अंग्रेजी के साथ प्रांतीय भाषाएं पढ़ाने का। तो बच्चे को उन्होंने कहा कि 6वीं 7वीं 8वीं से हम भारतीय भाषाएं पढ़ाएं, संस्कृत भी उसमें पढ़ाएं, और तीसरे लेवल पे हमने कहा कि हम उनको 9th के बाद या 7th 8th 9th में कभी भी हम एक विदेशी भाषा से उनको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। देखिए दोस्तों, भाषा क्या है, भाषाएं चाहे जितनी हो, हम अपने देश में देखें, हम बहुसंस्कृति, बहुधार्मिक और बहुभाषी लोग हैं। तो हमारे अंदर अपने आप हमारे डीएनए में यह मौजूद है कि हम एक से अधिक भाषाएं हम सीखेंगे ही सीखेंगे। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। भाषाएं जो हैं वो स्मृति कोश होती हैं। भाषाएं जो हैं हमारे एस्थेटिक सेंस, हमारे सौंदर्य बोध को बढ़ाती हैं। भाषाएं हमारी सांस्कृतिक जो हमारी एक तरह की जो समग्रता है उसको रेखांकित भी करती हैं, उसका विस्तार भी करती हैं। तो जितनी भाषाएं हैं, वो चाहे भारतीय भाषाएं हो चाहे विदेशी भाषाएं हो, उन्हें सीखना और उनके प्रति आदर करना यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी भाषा, देखिए भाषाओं के मसले में हम सबसे पहले एक मन में पूर्वाग्रह आ जाता है कि हम हिंदी हैं तो कौन भाषा हमारी विरोधी है, या अंग्रेजी हमारी विरोधी है, या फ्रेंच हमारी। भाषाएं कभी किसी का विरोध नहीं करती, भाषाएं कभी किसी से विरोधी होती भी नहीं। भाषाएं अपने अपने स्वरूप में अपनी क्षमताओं का प्रतिबिंब होती है, और उन क्षमताओं के प्रतिबिंब को आप अपने बिंब के साथ मिला लीजिए, आपके बिंब का स्वरूप बदल जाएगा, आपका बिंब जो है वो विस्तृत हो जाएगा। तो भाषाएं कभी विरोधी नहीं होती, भाषाएं आपका विस्तार करती हैं। आप देखिए अपनी परंपरा में, हमारी परंपरा में, अब राहुल सांकृत्यायन को कितनी भाषाएं पता थी, महापंडित थे वो। तो भाषाएं कभी किसी का अहित नहीं करती, भाषाएं सदैव हित करती हैं। भाषाएं हमारे बोध को बढ़ाती हैं, भाषाएं हमारे सांस्कृतिक वैशिष्ट्य को बढ़ाती हैं। तो इस रूप में कोई भाषा किसी तरह से किसी का कोई नुकसान नहीं करती हैं। तो हमें एक बहुभाषा फार्मूला भी आया था
न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क था 2005 का, उसमें बहुभाषा फार्मूला भी था, वह भी ध्यान देने योग्य है। उसमें बहुभाषा में था कि हमें एक नहीं अनेक भाषाएं पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए। तो खैर, मुख्य बात यह है नई शिक्षा नीति में भाषा के विद्यार्थियों के लिए, हिंदी के विद्यार्थियों के लिए, कि सबसे महत्वपूर्ण है कि बालक का जो विकास है शुरुआती भाषा के साथ ही होता है। बालक जो है सबसे पहले भाषा में ही करना सीखता है, भाषा में ही बोलना सीखता है, भाषा में ही समझना सीखता है। तो अगर हम उसे समझ और करने की भाषा ही देंगे तो जो वह कर रहा होगा और जो वह सीख रहा होगा उसमें अंतर नहीं होगा। घर में तो आप बता रहे हैं कि यह सेब है, और स्कूल में जाके बच्चों को बताया जाता है दिस इज एप्पल, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। घर में तो हम सेब खा के आए हैं, यहाँ एप्पल मिल रहा है। तो जो विकास है उसका, जो समझ है, जो एक तरह से उसके जो उसका रचनात्मक अनुभूति का जो क्षण है वह विखंडित होता है। तो जो जिस भाषा में वो लौट रहा होता है, जिस भाषा में वो जिस मिट्टी में खेल रहा होता है, वही मिट्टी और वही भाषा में यदि वो पढ़ेगा तो वहां कोई गुंजाइश नहीं है कि उसे कोई बात समझ में ना आए। अब आप देखिए कि किसी बच्चे को जो हिंदी का ना हो या जो करके भाषा न सीखी हो, उससे कहो कि फिसलना, रगड़ना, घिसटना, तो उसने किया ही नहीं ये सब, या करते हुए उसकी अनुभूति नहीं जानी है। तो इन भाषाओं को, इन भाषा के इन शब्दों से अर्थ का वह स्वरूप वह ग्रहण नहीं करेगा जो हम डिक्शनरी में उसे बता देंगे कि दोनों हाथों को आपस में रगड़ने, ये क्रिया को रगड़ना कहते हैं। तो कहने का मतलब भाषाएं जो है, भाषा जो है विकास के दौरान बालक के क्रिया से लेकर और उसकी कल्पना तक निहित है। तो भाषा हमारे हम जिसकी बात भी कर रहे हैं भाषा सीखने में, उसकी क्रियाकलाप से, छोटे छोटे उसकी बारीक क्रियाकलाप से लेकर उसकी सघन कल्पनाशीलता तक का उत्स होती है भाषाएं। तो इन सब चीज़ों को महत्व देते हुए नई शिक्षा नीति ने जो सुधार किए हैं, मुझे लगता है कि आगामी कुछ वर्षों में उसके लक्षण भी हमें दिखाई देने लगेंगे और उसके लाभ भी हमारे समाज को मिलने लगेंगे। और यही उम्मीद है कि 2050 तक हमारी हिंदी वास्तव में सर्वग्राही रूप में, समग्र रूप में और सर्वांगीण रूप से पूरे विश्व को समझ में आने वाली भाषा और पूरे विश्व में विचार की भाषा भी बने, और उस रूप में उसे वह मान सम्मान भी मिले। और हमारे वेदों में संस्कृत में रचा हुआ जो ज्ञान है, जो वैश्विक ज्ञान जिसकी बात हम कर रहे हैं, वो पूरे विश्व को मिले तभी वह वैश्विक हो सकेगा। और वह हिंदी से मिले तो उसका एक अलग विस्तार है, और वो हम सब के लिए आत्म सम्मान और आत्माभिमान और गौरव का भी विषय बनेगी। मुझे लगता है कि यही कुछ बातें थी हिंदी दिवस के अवसर पर हम सबने, आपने सबने सुना। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आदित्य जी। और आप लोगों के कुछ सवाल अगर हों तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैसेज में तो मुझे दिख नहीं रहे हैं। हाँ, तो यही है। और मैं फिर से दोहरा दूं अपनी कुछ बातें कि हमें हिंदी को ऐसे स्वरूप में स्वीकार करना होगा जो हम सब की आशाओं, अपेक्षाओं और हम सब की अभिलाषाओं का प्रतीक बने। हम सबको पूरी तरह से प्रतिबिंबित करे, हमारी चिंतन प्रक्रिया को, हमारे मानस को, अब वह सब चीज को प्रदर्शित करने वाली भाषा बने। और ध्यान रखिए, भाषा के मसले में, शब्दों के मसले में कहा जाता है कि संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। तुलसीदास ने लिखा है कि किसी चीज का संग्रह, किसी चीज का त्याग बिना पहचाने नहीं करना चाहिए। तो कोई भी भाषा शब्द के शब्द, किसी भी भाषा के शब्द आए और या किसी भी भाषा के शब्दों को हमें छोड़ना हो
तो बिना पहचाने, बिना उसकी वास्तविकता समझे, बिना उसकी समृद्धि को देखने हमें यह नहीं करना चाहिए। तो एक तो ये है, दूसरा ये है कि उसे हमें अपनी अस्मिता की भाषा समझकर सीखना होगा। और मुझे लगता है कि जिस कामकाजी हिंदी की बात हम खास तौर से करते हैं, उससे थोड़ा निकलने की ज़रूरत है। कामकाज की भाषा और जिस क्लिष्टता की बात कामकाजी भाषा में आती है, जो ऑफ़िशियल लैंग्वेज में जो हिंदी में आती है, उससे भी दूर करने की हम सबको ज़रूरत है और हम सबके प्रयास की भी ज़रूरत है। हम सब अगर इस विषय में, इस दिशा में सोचेंगे, तो ज़्यादा बेहतर करेंगे। सबको पुनः बधाई और बहुत आभार कि आप लोगों ने इतने मनोयोग से सुना। बहुत धन्यवाद। प्रयास संस्था के सभी पदाधिकारियों को पुनः आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। आदित्य जी अब संपन्न करिए, मुझे लगता है। नमस्कार। सबसे पहले प्रयास संस्था की ओर से आप सबको हिंदी दिवस